हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सेशन स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करती हूँ आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, सब लोग जूझे होंगे, एकदम डटे हुए होंगे अपनी तैयारियों में। ठीक है, अगर आप में अभी भी कोई भी कमी रह रही है तैयारियों में तो मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से आपको अंदाजा लगेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उनको एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां और ज्यादा जोर से करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर एक्शंस टुडे विल डिफाइन योर टुमारो, यानी कि डबल आर टुमारो, यानी कि आप आज जो भी कार्य करते हैं वो आपके आने वाले भविष्य का निर्माण करेगा। आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सक्सेसफुल होगा, इनसक्सेसफुल होगा, अनसक्सेसफुल होगा, आप उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे, किसी मुकाम पे होंगे या फिर आज की ही तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ये सब कुछ आपके आज के एक्शंस के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो जब भी सुबह अलार्म बंद करने का मन करे, स्नूज करके वापस बेड पे सोने का मन करे, तो उस टाइम खुद को याद दिलाओ कि मैंने शुरुआत किस लिए की थी और मेरा भविष्य क्या होगा अगर मैं वापस सो जाता हूँ तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। इंडिया इज ग्रैपलिंग विद का मतलब होता है जूझना किसी चीज के साथ में। तो किसके साथ में जूझ रहा है इंडिया? हैरोइंग सर्च इन स्टूडेंट सुसाइड्स। हैरोइंग मतलब बहुत ही दिल दहलाने वाली, निंदनीय, दुखद, मतलब आपके दिल को कचोट देने वाली। सर्ज मतलब वृद्धि। तो किसमें? स्टूडेंट्स के सुसाइड्स में जो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है उससे हिंदुस्तान अभी जूझ रहा है। with recent data indicating that these tragic deaths have now surpassed मतलब किसी चीज से ऊपर चले जाना, पार कर जाना। तो बोल रहे हैं जो रीसेंट डेटा आया है वो दर्शाता है, इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि जो ट्रैजिक डेथ्स हैं, दुखद घटनाएं हैं, दुखद मृत्यु है, वो सरपास कर चुकी है, पार कर चुकी है दोज ऑफ फार्मर्स, यानी कि जिस दर से, जिस संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं। वाइल कंपेयरिंग द लॉस ऑफ लाइव्स इज इनहेरेंटली ओडियस। तो बोल रहे हैं कि अगर हम इन दोनों चीजों का, कि भाई किसानों ने कितनी मौतें हुई और बच्चों ने कितनी मौतें हुई, इन दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से बड़ा ही ओडियस है, बड़ा ही हेटफुल है। यानी कि इन दोनों चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते और ये बड़ी दुखद बात है कि हमें किसी की डेथ को कंपेयर करना पड़ रहा है, एंड डिफिकल्ट और मुश्किल है। द अर्जेंसी टू एड्रेस दिस क्राइसिस इज अनडिनाइबल। अर्जेंसी मतलब एकदम तत्कालीनता की, अभी हमें इमीडिएटली इसके ऊपर कुछ करना है। तो वो जो इमीडिएटनेस है कि इस मसले को हमें इमीडिएट प्रभाव से, तुरंत प्रभाव से एड्रेस करना पड़ेगा, इससे निपटना पड़ेगा, ये बहुत ही अनडिनाइबल है। अनडिनाइबल मतलब जिस चीज को आप मना नहीं कर सकते, आप जिस चीज को टाल नहीं सकते, ये ऐसा मसला है। ठीक है, यानी कि आपको इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन अब चाहिए ही चाहिए। द IC3 इंस्टीट्यूट रिपोर्ट टाइटल्ड स्टूडेंट सुसाइड्स, IC3 इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट आई है जिसका शीर्षक है स्टूडेंट सुसाइड्स एंड एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया। एपिडेमिक क्या होता है? एक ऐसी परेशानी जो एक पर्टिकुलर रीजन में फैली हुई हो और काफी भारी मात्रा में हो रही हो, राइट। तो ये एक ऐसा एपिडेमिक है जो हिंदुस्तान को स्वीप कर रहा है। स्वीप कर रहा है मतलब परेशान कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। highlights that 13,089 students took their lives in 2021। इसमें लिखा गया कि 13,089 स्टूडेंट्स ने अपनी जान खोई 2021 के दौरान में। रिफ्लेक्टिंग मतलब दर्शाता है अ डिस्टर्बिंग 57% इंक्रीज ओवर द। तो बोल रहे हैं कि ये जो 2021 में इतनी जाने गई, ये दर्शाता है 57% की वृद्धि हुई है पिछले एक दशक में। यानी कि जो पिछले 10 साल है उनका कंपैरिजन अगर उससे पिछले 10 सालों से करें तो 57% की वृद्धि हुई है स्टूडेंट्स के डेथ के आंकड़ों में। फैक्टर्स सच एज रिलेंटलेस एकेडमिक प्रेशर। बोल रहे हैं किस तरीके के फैक्टर्स अब इसको प्रभावित कर रहे होंगे। देखो सुसाइड हो रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीजें हैं जो बच्चों को प्रभावित कर रही हैं, जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो जो फैक्टर्स इसको प्रभावित कर रहे हैं वो है रिलेंटलेस मतलब लगातार जो उनके ऊपर एकेडमिक प्रेशर बनाया होता है, स्टडी का उनके ऊपर प्रेशर होता है, नंबर लेकर आने का,
फोर्स्ड करियर चॉइसेस। अब क्या होता है कि इंजीनियरिंग में इतने बच्चे भरे पड़े हैं, मेडिकल में इतने बच्चे भरे पड़े हैं, उनमें से अधिकतम बच्चे ऐसे होंगे जो वो फील्ड अपनाना नहीं चाहते। देखो, अभी तक हम पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को फोर्स करते हैं अपनी जो उनकी कुछ रह गई इच्छाएं हैं वो पूरा करने के लिए, कि भाई इंजीनियरिंग करो, हम भी करना चाहते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, अब तुम्हारे ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं तो तुम्हें करना चाहिए, ये मेडिकल करो, मेरा सपना है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, राइट। लेकिन एक और परेशानी है जो स्टूडेंट्स को ये ऐसे करियर चॉइसेस लेने पे मजबूर करती है, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता कि कॉमर्स लेके, आर्ट्स लेके या साइंस में और कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें वो कर सकते हैं बेहतर काम। ठीक है, इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा उनके पास में क्या अदर ऑप्शंस हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें बच्चों को पता ही नहीं होती है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड देन पीयर प्रेशर एंड पेरेंटल प्रेशर। तो इससे क्या होता है, बच्चे ऐसी फील्ड्स में घुस जाते हैं जो कि उनको एकदम फोर्स उनके लिए करियर चॉइस होती है, और फिर उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर वो परेशानी करती है। तो यही फोर्स करियर चॉइसेस बोल रहे कि पेरेंट्स ने उनको दबाव डाला, ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स एंड फाइनेंशियल बर्डन आर पुशिंग यंग लाइव्स टू एज। अब फाइनेंशियल बर्डन कैसे, जरूरी नहीं है कि जितने भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, सब वेल ऑफ फैमिली से आ रहे होंगे। कई ऐसे होंगे जो बहुत गरीब परिवारों से आ रहे होंगे, उनके पेरेंट्स ने इतना इतना लोन लिया होगा। जब वो पढ़ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये तो मुझसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, मुझसे ये पढ़ाई नहीं हो पा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और उधर से पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई हमने इतना लोन लेके तुम्हें भेजा है, तुम्हें कुछ तो ख्याल आना चाहिए। तो बच्चे फ्रस्ट्रेट होके कोई ऑप्शन ना पाके वो ये रास्ता निकाल लेते हैं कि भाई मैं मर जाता हूँ, मेरे पेरेंट्स का लोन का छुटकारा हो जाएगा, और क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो 4 साल बाद, 5 साल बाद जाके भी तो उनको निराशा ही मिलनी है, राइट। तो मैं ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेता हूँ, ये रास्ता बच्चे चुन लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। The crisis is further underscored by the grim statistic from prestigious institutions like IITs। बोल रहे हैं, और ये जो क्राइसिस है और ज्यादा क्या हो जाता है, फर्दर अंडरस्कोर्ड बाय, अंडरस्कोर्ड मतलब हाईलाइट किया जाना, जोर दिया जाना, किसके द्वारा, ग्रिम स्टैटिस्टिक्स। ग्रिम मतलब बड़े ही, बहुत ही सीरियस जो आंकड़े आए हैं, प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब बड़े ही फेमस इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आईआईटी हो गया, या फिर जहाँ पे 69 स्टूडेंट्स ने एंडेड देयर लाइव्स बिटवीन 2019 एंड 2023। 2019 से लेके 2023 तक 69 स्टूडेंट्स ने आईआईटीज, अब किसी एक पर्टिकुलर आईआईटी की बात नहीं करें, पूरे आईआईटीज जितने भी इंडिया में हैं उन सबके अंदर 69 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी। फिर उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कहाँ का आता है, कोटा, राजस्थान। एज also Kota, the educational hub in Rajasthan that has witnessed a rising graph of young students ending their life। और जैसा कि कोटा में देखने मिला, जहाँ जो कि एक एजुकेशनल हब है राजस्थान में, जहाँ पे बहुत भारी संख्या में बच्चे, जिस दर से मौत बच्चों की हो रही है, जो अपनी जानें ले रहे हैं, उसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। A significant contributor to this crisis is the acute lack of job opportunities in the country। और बोल रहे हैं एक और बड़ा ही अहम, इस जो डेथ हो रही है बच्चों की, सुसाइड कर रहे हैं, इसके अंदर एक और बड़ा अहम पहलू है, एक और बड़ा अहम फैक्टर है जो इसको प्रेरित करता है इन बच्चों को सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए, वो है एक्यूट मतलब बहुत गंभीर मात्रा में जो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में उन बच्चों को उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब्स नहीं मिल रही। अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ इंस्टेंसेस ऐसे देखे होंगे जहां पे आप देख रहे हैं कि एक चपरासी की जॉब के लिए भी एमए एमटेक किए हुए बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या एक चपरासी की जॉब की वैल्यू इतनी ज्यादा है? अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में देख रही हूँ, लेकिन क्या एक जैनिटर की जॉब के लिए, एक हेल्पर की जॉब के लिए, स्वीपर की जॉब के लिए आपको एमटेक करना होगा? एमटेक की डिग्री वाले स्टूडेंट्स उसको अप्लाई करने चाहिए, राइट। तो ये दिखाता है कि हमारे इंडिया में, वैसे ये बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड ओवर ये सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, बट इंडिया में ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस की जा रही है कि बच्चे क्वालिफाइड हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही। अब इसमें एक और फैक्टर आ जाता है कि बच्चे क्वालिफाइड हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, डिग्रीज उनके पास में है बट स्किल्स नहीं है। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकारों को हाथ देना पड़ेगा बच्चों को, भाई हम आपके साथ हैं, आप ये हम आपको ये अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, आप इस तरीके की स्किल्स सीख सकते हैं।
क्रिएटिंग अ सफोकेटिंग डू और डाई सिनेरियो फॉर स्टूडेंट्स, जो कि सफोकेटिंग मतलब दम घोटने वाला, डू और डाई मतलब करो या मरो वाली स्थिति बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए उत्पन्न कर देता है। The intense competition for limited positions and the fear of unemployment are driving many to despair. बोल रहे हैं जो इतनी गंभीर, इतनी इंटेंस कंपटीशन है और उसके बाद में बच्चों के पास में ये डर कि क्या हमें नौकरी मिलेगी, क्या हमें नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये क्या करता है, बच्चों को निराशा की तरफ धकेल देता है। The government's role in creating more jobs is not just essential. तो इसी में सरकार का जो हिस्सा है, सरकार का जो रोल है कि भाई उनको जॉब क्रिएटर के तौर पे काम करना पड़ेगा, ये ना केवल एसेंशियल है बल्कि ये अर्जेंट भी है। यानी कि ये नहीं है कि सरकार को करना चाहिए, पर इस वक्त सरकार को करना पड़ेगा, ऐसी जरूरत हो चुकी है। Without this, the pressure on students will only escalate. इसके अलावा, इसके बजाय यानी कि इसके बिना जो बच्चों के ऊपर प्रेशर है वो केवल बढ़ेगा ही। एस्केलेट होना मतलब बढ़ेगा, बढ़ना। लीडिंग टू मोर ट्रैजिक आउटकम्स, जिसके और ज्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं, और ज्यादा दुखद परिणाम हो सकते हैं। Families also bear a crucial responsibility in guiding their children toward careers. तो यहीं पे बात आ जाती है वही चीज की पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स के ऊपर भी ये बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के करियर की तरफ उनको गाइड करें, सही दिशा में गाइड करें, अपनी मर्जी उनके ऊपर थोपे नहीं, पर सही दिशा में उनको गाइड करें। दैट अलाइन विद देयर इंटरेस्ट, जो कि उनके बच्चों के इंटरेस्ट के साथ में मेल खाता हो। अलाइन होना मतलब मेल खाना। rather than imposing choices that may prove unbearable, बजाय इसके कि उनको असहनीय चॉइसेस ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए मजबूर किया जाए जो कि बच्चों से फिर सहा ना जाए। Schools must step up by implementing programs that can identify and support vulnerable students. Schools को इसमें पहल करनी चाहिए, एक कदम आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए जहां पे हम वल्नरेबल मतलब कि जो बच्चे कमजोर हैं, एट रिस्क हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाए और उनको सपोर्ट दे पाए, विद एजुकेटर्स एक्टिंग एज बोथ एकेडमिक गाइड्स एंड इमोशनल मेंटर। और जहाँ पे एजुकेटर्स का काम होना चाहिए कि वो एकेडमिक गाइड तो है ही, ठीक है, वो उनको एकेडमिक्स की तो पढ़ाई करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको इमोशनल भी सपोर्ट दे रहे हैं, उनके इमोशनल मेंटर भी बने हुए हैं, राइट। तो ये प्रॉपर गाइडेंस उन लोगों को देनी पड़ेगी। और इसमें सिर्फ जो स्कूल्स के एजुकेटर हैं उनका योगदान नहीं होना चाहिए, जो हम जिन एजुकेटर्स को इतनी इतनी फीस दे के जिनके ऑनलाइन कोर्सेज खरीद रहे हैं उनका भी इसमें योगदान होना चाहिए कि बच्चों को मोटिवेट करें, उनको इमोशनली अपने इमोशंस को बैलेंस करना सिखाएं। ठीक है, सिर्फ फीस लेके पढ़ा दिया यही मतलब नहीं होना चाहिए, यही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि बच्चों की वेलबींग का भी ध्यान रखा जाए। Yet the most critical intervention lies in job creation. लेकिन सबसे बड़ा हस्तक्षेप जो होगा वो जॉब क्रिएशन का होगा, यानी कि बच्चों के सुसाइड रोकने में सबसे बड़ा योगदान जो होगा वो जॉब क्रिएशन का होगा। इन अ नेशन वेयर यंग लाइव्स आर एट अ ग्रेव रिस्क, एक ऐसे देश में जहां पे यंग युवा लोगों की जिंदगियां जो हैं वो बहुत गंभीर, ग्रेव रिस्क मतलब गंभीर, रिस्क मतलब रिस्क खतरे में है। सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, सिस्टमैटिक मतलब पूरा जो ढांचा है, चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम का हो, चाहे हमारी पॉलिटिक्स का हो, जो पूरा ढांचा है उसमें बदलाव, रिफॉर्म्स लाने की, बदलाव लाने की जरूरत है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट एंड जॉब क्रिएशन मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड टू प्रिवेंट फर्दर ट्रेजेडीज एंड इंश्योर अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर द यूथ। तो बच्चों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट और जॉब क्रिएशन जो है इसके ऊपर, बच्चों के लिए इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है बाय द पॉलिसी मेकर्स, जिससे कि फ्यूचर में इस तरीके के दुखद हादसे ना हो, दुखद घटनाएं ना हो और हमारे युवाओं की जानें बचाई जा सके और उनका भविष्य उज्जवल। ठीक है, तो काफी शॉर्ट पैसेज था, आप सभी लोगों के लिए ये पैसेज है कि भाई एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सब लोगों के लिए पैसेज इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग एस्पिरेंट्स हैं। कई दफा होता है कि भाई एस्पिरेंट्स कोई एक एक नंबर से रह गया, कोई 2-3 नंबर से रह गया, फिर वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, उनको लगता है जिंदगी खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं है, जिंदगी इस एग्जाम से आपको डिफाइन नहीं करती। अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे तो आप दूसरी तरफ भी ऑप्शन बी भी ढूंढिए, ऑप्शन बी भी देखिए, जिससे कि कल आप लाइफ में पीछे ना रह जाए, राइट। टाइम एंड अगेन ये कहा जाता है कि आप लोग इसके ऊपर मेहनत करो,
जी जान लगा के मेहनत करो। लेकिन अगर विफलता हाथ लगती है तो निराश मत हो, निराश होकर कोई ऐसा कदम मत उठाओ, ठीक है। जब तक आपके पास में जिंदगी है, आपके पास में मौका है कुछ बेहतर करने का। जिंदगी नहीं होगी तो आपके पास में कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। चलिए, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पहला है ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक तो है नहीं, पर अर्जेंसी जरूर बताई जा रही है बार बार कि भाई सरकार को इसमें इमीडिएट प्रभाव से जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा, स्कूल्स को आगे आके इमीडिएटली बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा, पेरेंट्स को करना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारी जो चीजें बताई वो सब इमीडिएट फैक्टर्स हैं कि आपको इमीडिएट करना चाहिए ताकि फर्दर इस तरीके से बच्चों की जाने ना जाए। तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, इतने सारे बच्चों की जाने जाना ऑप्टिमिस्टिक बात नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, सेटरिकल नहीं है, अर्जेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The increase in student suicides in India. तो स्टूडेंट सुसाइड्स की तो बात की गई है, लेकिन उसके लिए जो महत्वपूर्ण कदम है वो है जॉब क्रिएशन का, उसकी बात की गई है। द रोल ऑफ फैमिलीज इन गाइडिंग स्टूडेंट करियर चॉइसेस, इनकरेक्ट है। ये एक एस्पेक्ट है, स्टूडेंट सुसाइड्स का एक एस्पेक्ट है कि पेरेंट्स गाइड नहीं कर पाते और फोर्स करते हैं अपनी करियर चॉइसेस उनके ऊपर, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, the need for job creations to prevent student suicides. Option D is correct. What can be inferred from the passage about the relationship between job opportunities and student suicides in India? बोल रहे हैं जो job opportunities और student suicides के बीच का relationship है उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं। तो job opportunities कम है, बच्चों को इस चीज का डर है कि हमें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इतने महंगे महंगे कोर्स कर रहे हैं, पेरेंट्स ने लोन लिया है, वो कैसे चुकाएंगे। Lack of job opportunities is a minor factor contributing to student suicides. तो minor नहीं है, बहुत बड़ा factor है, incorrect है। The increase in student suicides is primarily due to academic pressure alone. Incorrect है। The scarcity of job opportunities significantly exacerbates the student suicide crisis. बिल्कुल correct है, ये और ज्यादा स्थिति को गंभीर कर देता है। So option C is correct. According to the passage, which of the following is a major factor contributing to the rise in student suicides? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार कौन सा एक मुख्य पहलू है जिसकी वजह से स्टूडेंट सुसाइड्स के केसेस बढ़ रहे हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक पहलू तो है लेकिन मेजर फैक्टर नहीं है। मेजर फैक्टर ये है कि बच्चों को फोर्स किया जाता है वो करियर चॉइसेस चुनने के लिए जो वो चुनना भी नहीं चाहते। फोर्स्ड करियर चॉइसेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, I see 3 institutes report mentioned in the passage. How many students took their lives in 2021? तो 2021 में कितने स्टूडेंट्स ने अपनी जानें ली? 13,089 ने, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। The tragic accident at an IS coaching center in New Delhi where flooding dashed 3 IS aspirants died. तो फ्लड की वजह से 3 IS एस्पिरेंट्स की मौत हुई थी, राइट। तो फ्लडिंग लेड टू हो सकता है कि उसकी वजह से 3 IS एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। वॉज अ लार्जली मैन मेड। अब ये स्थिति तो मैन मेड है, पोल्यूशन हम लोग फैला रहे हैं, हमारी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्लॉग हो रहा है, हमारी वजह से वहां पे गंदगी फैली हुई है, तो ह्यूमन है, मैन मेड है, हेंस अवॉइडेबल डिजास्टर। इसलिए ये एक ऐसा डिजास्टर था जिसको टाला जा सकता था। अवॉइडेबल मतलब टाला जा सकने वाला। सच इंसिडेंट्स आर एन इंक्रीजिंग फीचर ऑफ लोकलाइज्ड अर्बन फ्लडिंग। तो ऐसे जो हादसे हैं वो बढ़ता हुआ एक पहलू है लोकलाइज्ड अर्बन फ्लडिंग का, इन विच ह्यूमन फेलियर प्ले अ मेजर रोल, जिसमें इंसानों की जो गलती है, इंसानों का जो विफलता है वो एक बहुत बड़ा हाथ होता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बेसमेंट्स इन बिल्डिंग्स हैव लिमिटेड एक्सेस। अब जाहिर सी बात है, आप किसी बिल्डिंग के बेसमेंट में, बिल्डिंग में एक बेसमेंट बनाएंगे तो वहां पे एक्सेस लिमिटेड होगा, तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी, वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं होगी। गेटिंग इन एंड आउट कैन बी अ चैलेंज एंड बीइंग डैश इज अ रियल पॉसिबिलिटी एज वाटर विल फाइंड इट्स वे देयर। अब पानी है, लिक्विड है, तरल है, वो छोटी सी जगह से भी हल्का सा छेद हो तो वहां से पानी निकल आता है। आपके टैप्स जो हैं उसमें जरा सी भी प्रॉब्लम हो, हल्का सा भी लूज हो तो टप 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 पानी टपकता रहता है, वो अपनी जगह बना लेता है। तो बोल रहे हैं कि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, एक्सेस कम है, एक ही रास्ता होगा आने जाने का, राइट। तो ऐसी जगहों पे आपने क्लासेस बना रखी हैं, दैट मीन्स अंदर बाहर बच्चों का निकलना मुश्किल होगा, और यहाँ पे अगर फंस जाएं तो ये गंभीर समस्या है, राइट। और क्योंकि पानी अपनी जगह बना लेगा, पानी तो वहां पे पहले पहुंच जाएगा। जब तक आप सोचेंगे कि मैं इस रास्ते से निकलूं, ऐसे निकलूं, तब तक पानी अपनी जगह बना चुका होगा और भर चुका होगा, राइट।
स्पेशल पंपिंग अरेंजमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डैश फ्लडिंग्स। तो ऐसे में स्पेशल पंप करने के अरेंजमेंट्स चाहिए होंगे फ्लड को रोकने के लिए, उसको पानी को कम करने के लिए। इन जनरल रूल्स डू नॉट परमिट बेसमेंट्स इन बिल्डिंग्स अक्रॉस द कंट्री टू हैव हैबिटेशन। तो जो हमारे नियम हैं, तो अगर हम आम धारणा में बात करें तो हमारे जो नियम है वो हमें अलाउ नहीं करते कि देश भर में, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कहीं पे भी बेसमेंट में रहायश बनाई जाए, यानी कि उसको एज ए लिविंग पर्पस इस्तेमाल किया जाए। आपको बेसमेंट, आपको स्टोरेज के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रहने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। वाइल अलाउइंग स्टोरेज, पार्किंग एंड यूटिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड जनरेटर्स, इस तरीके के कामों के लिए आप बेसमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर रहने के लिए नहीं। हैबिटेशन वुड इंक्लूड ऑफिसेज एंड रेजिडेंट्स। तो हैबिटेशन का मतलब क्या हो गया? हैबिटेशन का मतलब हो गया कि आप बेसमेंट में कोई ऑफिस नहीं बना सकते, आप कोई किराए वगैरह पे नहीं रह सकते, उसमें रेंट पे नहीं दे सकते, आप वहां पे लोगों को रहने के लिए अनुमति नहीं दे सकते। Shops are sanctioned, especially in malls or mixed-use buildings, as they dash seen as temporary habitation. अब शॉप्स को इसमें छूट दी जाती है, खासतौर पे मॉल्स में या मिक्स यूज बिल्डिंग्स में शॉप्स को छूट दी जाती है, क्योंकि शॉप में बंदा सुबह आएगा 9-10 बजे, 11 बजे आएगा, ठीक है, और शाम तो 9-10 बजे तक चला जाएगा। तो उसमें रात में ऐसे ऑड आवर्स में फंसने की संभावना नहीं है। दिन के समय में अगर ऐसा कुछ होता है, मान लो कि शॉप खुली हुई है और अचानक से इतनी तेज बारिश हो गई कि शॉप के अंदर पानी घुसने लगा, तो दिन के अंदर आम पब्लिक वहां पे अवेलेबल है, आम आस पड़ोस के लोग अवेलेबल हैं, तो वो बंदा अकेले में वहां पे फंसा नहीं रह सकता, उसको बचाने के लिए मिल जाएगी हेल्प, ठीक है, तो उसको टेम्पररी हैबिटेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आपने वहां पे क्लासरूम बनाई है, नाइट क्लासेस चल रही हैं, ऑफिस बनाया है, रेजिडेंशियल इलाका है, तो बंदा रात को सोया हुआ है, सोते सोते में पानी घुस गया, उसको पता ही नहीं चला, संभलने का मौका ही नहीं मिला, और एकदम से ऐसी स्थिति देखकर बंदा पैनिक हो जाएगा, कोई भी, राइट, कोई भी व्यक्ति पैनिक हो सकता है, और पैनिक में इंसान का दिमाग कम ही चलता है। A classroom or a study center may well be considered habitation in such dash interpretation of rules। सच वेग हो सकता है, सच वाइड हो सकता है कि एक क्लासरूम या एक स्टडी सेंटर को आप हैबिटेशन मान सकते हैं। इतने वेग इंटरप्रिटेशन में, वेग मतलब कि इसका कोई दायरा फिक्स नहीं किया हुआ, बहुत वाइड है, तो वाइड इंटरप्रिटेशन अगर रूल्स का इनका करें तो क्लासरूम या फिर स्टडी सेंटर को हम हैबिटेशन ही मानेंगे। विच कुड मीन क्लासेस और लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी शुड नॉट बी अलाउड इन द बेसमेंट, जिसका सीधा साधा अर्थ ये है कि क्लासेस या लंबे लंबे घंटों की पढ़ाई करने वाली चीजें यहाँ पे बेसमेंट्स में अलाउ नहीं होनी चाहिए। First है the tragic accident at an IAS coaching center in New Delhi where flooding dashed 3 IAS aspirants। अब वो घटना घट चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है टास्क, राइट, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में आएगा फ्रेज, तो क्या आएगा? लेड टू ऑप्शन ए इज करेक्ट। लीड टू प्रेजेंट की घटना बता रहा है, ठीक है, कि करेगा, लीड करेगा, तो मृत्यु की तरफ लीड करेगा नहीं, वो घटना हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है, दैट लेड टू, राइट। लीडिंग टू और लीड्स टू भी नहीं आएगा इसी तरीके से, ठीक है, लीड्स टू भी प्रेजेंट में है और लीडिंग टू भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, नहीं होगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Getting in and out can be a challenge and being dash is a real possibility। being trapped मतलब फंस जाना। unimpeded का मतलब होता है बिना किसी बाधा के। indicted का मतलब होता है किसी चीज को क्राइम से चार्ज करना, किसी व्यक्ति के ऊपर क्राइम चार्ज करना, यानी कि क्राइम उसके ऊपर कुछ किया है उसने, उसका आरोप सिद्ध करना। एस्टैब्लिश मतलब कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना। तो यहाँ पे फंसने की बात की जा रही है कि फंस जाना, इस ऐसी जगहों पे फंस जाना बहुत संभावना है इस चीज की, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्पेशल पंपिंग अरेंजमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डैश फ्लडिंग। तो खास तरीके के पंपिंग अरेंजमेंट्स चाहिए होंगे, किस लिए? असॉर्टेड। फर्स्ट है असॉर्टेड का मतलब है अलग अलग प्रकार किसी चीज के, वेरियस टाइप्स। डाइवर्स मतलब विभिन्नता, वेरिएशन। अपीयर मतलब जो दिखता है, विजिबल है। और मिटिगेट मतलब कम करना। तो यहाँ पे फ्लड को कम करने की बात की जा रही है ना, पंप तभी करेंगे पानी को पंप करने का उद्देश्य क्या है? कि वहां से पानी कम हो, राइट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Shops are sanctioned, especially in malls or mixed use buildings, as they dash seen as temporary habitation, as they are, they were
वर नहीं होगा, वर मतलब पास्ट की घटना है, पर उनको अभी भी देखा जाता है ना, तो उनको देखा जाता है। और क्योंकि शॉप्स है, प्लूरल है, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, तो दे आर सीन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। A classroom or a study center may be well considered habitation in such अ केस होता, अगर केस होता तो अ आ जाता। इंटरप्रिटेशन, ई साउंड ई की आ रही है, तो क्या आएगा, सच एन इंटरप्रिटेशन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कुछ चीज को गबन कर देना या फिर फ्रॉड करना, ठीक है, तो सिनोनिम क्या आएगा, फर्स्ट है मिस अप्रोप्रिएशन, मिस अप्रोप्रिएशन मतलब दुरुपयोग करना किसी चीज का। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब भ्रम, किसी चीज में उलझन। डिस्पोजिशन मतलब स्वभाव, और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, तो सिनोनिम क्या बन रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन यानी कि गलत दुरुपयोग करना, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ड्रग एडिक्शन इज फेटल डैश ऑफ थेरेपी, ड्रग एडिक्शन जो है वो जानलेवा है, डैश ऑफ थेरेपी। रिगार्ड, फर्स्ट है नंथलेस, नंथलेस का मतलब होता है फिर भी, तो फिर भी थेरेपी नहीं होगा। केयरलेस, केयरलेस मतलब लापरवाह है। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मतलब उसके बावजूद, तो थेरेपी के बावजूद भी ड्रग एडिक्शन जो है वो जानलेवा है। इंस्टेड, इंस्टेड मतलब उसके बजाय, तो बजाय नहीं होगा, उसके बावजूद होगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मिसेस मैरी इज अ बार्बरस लेडी, बार्बरस का मतलब होता है बड़े है क्रूर, बड़ा ही क्रूअल, ठीक है, या फिर क्रूर, कैसे लिखता है, क्रूर ऐसे लिखता है, आई थिंक ऐसे लिखते हैं, अगर मेरी कुछ इस मिस्टेक हो तो आप प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। तो क्रूर, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूट करना है, डल, डल मतलब बड़ा ही मुरझाया हुआ, ठीक है, नीरस। ब्रूटल, ब्रूटल मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूअल, बहुत ही ज्यादा वायलेंट। मेच्योर्ड, मेच्योर मतलब पक्का एकदम, कोई व्यक्ति अगर बात करे तो एकदम परिपक्व व्यक्ति, और अगर फल फूल की बात करें तो पका हुआ, ठीक है। और काम, काम मतलब बिल्कुल शांत, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ब्रूटल इज द सिनोनिम फॉर बार्बरस। अब यहाँ पे हमें वो स्टेटमेंट चूज करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। ईशा रिजेंबल्स, रिजेंबल्स की स्पेलिंग करेक्ट है। हर मदर वेरी मच, बिल्कुल करेक्ट है। ईशा रिजेंबल्स, रिजेंबल्स नहीं होता, हर मदर वेरी मच। ईशा री सेम्बल्स मतलब आर आई नहीं आएगा, और ये भी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यू हैव हर्ट सो मेनी पीपल, तुमने इतने लोगों का दिल दुखाया है। नाउ इट इज टाइम टू गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, तो टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब होता है कि जो तुमने दूसरों के साथ किया वो तुम्हारे साथ होने की बारी है, ठीक है। सो to be treated the way you have treated others, option A is correct. To be in a risky situation, to lose control in a situation, to benefit from two different opportunities, option A is correct. एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत जायंट, बहुत विशाल। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, लार्ज मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, लिटिल मतलब छोटा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी लार्ज इज द सिनोनिम फॉर एनॉर्मस। A judgment or verdict that a person is not guilty of crime with which he has been charged, बोल रहे हैं एक ऐसा जजमेंट या ऐसा फैसला जिसमें ये कहा गया हो कि जिस व्यक्ति के ऊपर जो चार्ज लगे थे, जो आरोप लगे थे, वो कार्य उस व्यक्ति ने नहीं किया, यानी कि वो उसका दोषी नहीं है। फर्स्ट है रिट, रिट मतलब होता है एक रिटन कमांड या रिटन लीगल नोटिफिकेशन, उसको बोलते हैं रिट। अपीलेंट, अपीलेंट का मतलब होता है अपील करता। इक्विटल, इक्विटल का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा जजमेंट जिसके अंदर ये कहा गया हो कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए थे वो निर्दोष है। पिटिशन, पिटिशन क्या होता है, जब हमने बोले कि याचिका दायर की गई, जनहित याचिका दायर की गई, तो उसको बोलते हैं, याचिका को बोलते हैं पिटिशन, सो ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किसी चीज को घेर लेना, किसी चीज को व्यस्त कर देना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है फिल्ड, फिल्ड मतलब भर जाना। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मतलब बाहर की तरफ निकलना, जितना लिमिटेशन है उससे ज्यादा हो जाना। क्लोज्ड, क्लोज मतलब बंद, और वेकेंट मतलब खाली। तो ये एक चेयर है, स्टूल है मान लो, इसके ऊपर अभी कोई नहीं बैठा, तो ये क्या है, वेकेंट है, एम्प्टी है। लेकिन वहीं इस स्टूल के ऊपर मैं बैठ जाऊं, दैट मीन्स ये स्टूल ऑक्यूपाइड है।
तो ऑप्शन डी क्या हो गया, एंटोनिम हो गया ऑक्यूपाइड का। शी इज प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्या कर रही है, कौन कर रहा है, शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इज प्रिपेयरिंग, अभी प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, ठीक है। क्या कर रही है, ये क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। द प्रेजेंटेशन, क्या प्रिपेयर करें, द प्रेजेंटेशन, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। फॉर द मीटिंग प्रिपोजिशन और प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब तो हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द प्रेजेंटेशन इज प्रिपेयरिंग था ना, तो इज बीइंग प्रिपेयर्ड क्या हो जाएगा, इज बीइंग प्रिपेयर्ड। द प्रेजेंटेशन इज प्रिपेयरिंग, प्रेजेंटेशन नहीं प्रिपेयर की जा रही, द प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेशन नहीं प्रिपेयर कर रही उसको। द प्रेजेंटेशन बाय हर इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग, इनकरेक्ट है। शी इज बीइंग, शी तो पहले आएगा ही नहीं, द प्रेजेंटेशन इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर द मीटिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सुधा सेड विवेक अराइव्ड ऑन मंडे, अब इनडायरेक्ट में अगर करेंगे तो कैसे होगा, सुधा सेड दैट विवेक अराइव्ड, वो आ चुका है, तो आपने बाद में बताया तो क्या बोलेंगे, हैड अराइव्ड ऑन मंडे। सुधा सेड दैट विवेक हैड अराइव्ड ऑन मंडे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एमिश कम्युनिटी बिलीव्स इन डैश, अब एमिश कौन होते हैं, कैथोलिक चर्च है, तो उसमें उसके बहुत सारे सब डिविजन्स थे। ये एमिश कम्युनिटी है, वो भी कैथोलिक चर्च की नॉन बैप्टाइज्ड, उनको बैप्टाइज किया जाता है, तो नॉन बैप्टाइज जो कम्युनिटी है उसको एमिश कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। इनके जैसे आप मानो कि जैसे हमारे ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं वैसे ही कुछ बिलीव हैं, ये लोग भी जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, इनके बुजुर्ग भी इनके साथ रहते हैं, तो बोल रहे हैं कि जो एमिश कम्युनिटी है वो बिलीव करती है किस चीज में, तो वर्ड होता है ऑस्टेरिटी, ठीक है। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कुछ कठोर नियम कायदे कानून, ठीक है, तो उनके अंदर वो बिलीव करते हैं, यानी कि वो लोग काफी स्ट्रिक्ट होते हैं बिलीफ सिस्टम में, या वो ये भी बोल सकते हैं कि वो रूढ़िवादी होते हैं, राइट। तो उसके स्पेलिंग क्या होते हैं, AUSTERITY, ऑस्टेरिटी। सो AUAS इनकरेक्ट है, AUSTERITY, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है विवाद का विषय, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब एक ऐसा एप्पल जिसके ऊपर विवाद होना है, डिस्कॉर्ड होना है, कुछ द्वंद्व होना है, तो यानी कि विवाद का सब्जेक्ट है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। एरोगेंट, सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है डिग्निफाइड, डिग्निफाइड मतलब गरिमा जिसकी हो। ड्यूटीफुल यानी कि कर्तव्यनिष्ठ जो हो। डिसरिस्पेक्टफुल यानी कि जो अनादर करने वाला हो, अपमानजनक हो। और हम्बल, हम्बल मतलब पोलाइट, विनम्र, तो यहाँ पे ऑप्शन सी डिसरिस्पेक्टफुल इज अ सिनोनिम फॉर इंसोलेंट। शी वॉज एंगेज टू बी मैरिड टू हिम, तो वो उससे शादी करने के लिए इंगेज्ड थी, तो जो व्यक्ति या जिसकी सगाई हो चुकी हो उसको बोलते हैं बिट्रोड, बिट्रोड, ठीक है। फर्स्ट है बिस्टाउड, बिस्टाउड मतलब प्रदान करना, ठीक है। सेकंड है बिट्रोड, बिट्रोड मतलब जिसकी सगाई हो चुकी हो, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिट्रेड मतलब धोखा देना, और बैप्टाइज, बैप्टाइज मतलब एक तरीके का क्रिश्चियन सिस्टम है, जैसे कि हमारे में जनेऊ धारी होते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, राइट, तो वैसे उनके बैप्टिज्म है कि उनको उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह विद्या दे दी है, तो वो उसके साधक बन चुके हैं, राइट, तो हो गया बैप्टिज्म। सो यहाँ पे ऑप्शन बी बिट्रोड इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। फर्स्ट है एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, इसके स्पेलिंग करेक्ट है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत से, तो ये भी करेक्ट है। नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है किसी चीज की आवश्यकता, स्पेलिंग क्या होते हैं, NECESSISSITY, ठीक है। तो यहाँ पे NESE आ गया है, जो कि क्या होना चाहिए था, CE, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।